नमस्कार, आवाज समाचार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट, लेकर हाजिर हैं ताजा तरीन बुलेटिन आपके लिए। सबसे पहले दिखाते हैं इस वक्त की बड़ी हेडलाइंस। अब से कुछ देर बाद शाम 5 बजे कर्नाटक में थम जाएगा चुनाव प्रचार। आखिरी दिन सोनिया गांधी के बयान पर बीजेपी और कांग्रेस में भारी घमासान। 10 मई को डाले जाएंगे वोट। आनंद मोहन की जेल से रिहाई पर बिहार सरकार को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस। 2 हफ्ते के अंदर मांगा है जवाब। राजस्थान के हनुमानगढ़ में वायुसेना का MiG-21 क्रैश। रिहायशी इलाके में गिरने से 3 की मौत, लेकिन पायलट बचा सुरक्षित। गोफस की टिकट बिक्री पर तत्काल प्रभाव से रोक। डीजीसीए ने दिया आदेश। कंपनी से 15 दिन के अंदर मांगा है जवाब। बाजार में हफ्ते की आज रही शानदार शुरुआत। सेंसेक्स 710 तो निफ्टी 195 पॉइंट चढ़कर हुआ बंद। और सरकारी ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म ONDC पर सस्ता मिल रहा है ऑनलाइन खाना। स्विगी जोमैटो को मिल रही है बड़ी टक्कर। तो सबसे पहले बात करेंगे कर्नाटक के चुनावी दंगल की। कर्नाटक में चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन और अब से चंद मिनट बाद ये खत्म हो जाएगा। शाम 5 बजे के बाद चुनाव प्रचार थम जाएगा, लेकिन चुनाव प्रचार के आखिरी दौर में बीजेपी और कांग्रेस के बीच जबरदस्त घमासान हो गया है। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी के एक बयान को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर चौतरफा हमला बोल दिया है। दरअसल 6 मई को सोनिया गांधी ने हुबली में एक रैली को संबोधित किया था। इसके बाद कांग्रेस ने ट्वीट करके सोनिया गांधी के बयान का जिक्र किया, जिसमें लिखा था कि कांग्रेस किसी को भी कर्नाटक की प्रतिष्ठा, संप्रभुता या अखंडता के लिए खतरा पैदा नहीं करने देगी। सोनिया गांधी के इसी बयान को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा है कि कांग्रेस कर्नाटक को भारत से अलग मानती है। उन्होंने कांग्रेस को देश की संप्रभुता के लिए ही बड़ा खतरा बताया। जब कोई देश आजाद हो जाता है तो उस देश को संप्रभु राष्ट्र कहते हैं। कांग्रेस जो कह रही है इसका मतलब है कि कांग्रेस कर्नाटका को भारत से अलग मानती है। कांग्रेस खुलकर कर्नाटका को भारत से अलग करने की वकालत कर रही है। टुकड़े टुकड़े गैंग की बीमारी कांग्रेस में इतनी ऊपर तक पहुंच जाएगी, मैंने कभी सोचा तक नहीं था। ये फैमिली खुले तौर पर भारत में राजनीति को प्रभावित करने के लिए विदेशी शक्तियों को दखल देने के लिए उकसाते हैं। सोनिया गांधी के बयान को लेकर बीजेपी ने चुनाव आयोग से शिकायत भी की है। बीजेपी ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया कि कांग्रेस देश को बांटने का काम कर रही है। बीजेपी ने सोनिया गांधी के खिलाफ FIR दर्ज कराने की मांग रखी है। बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा ने कांग्रेस को मानसिक दिवालियापन का शिकार बताया है। इस तरीके के शब्द का और शब्दावली का इस्तेमाल करना, यह शो बताता है कि वह मानसिक दिवालियेपन में है। वोट की राजनीति के खातिर हर कुछ करने के लिए तैयार हैं। देश मुसीबत में पड़े, समाज टूट जाए, बिखर जाए, इसकी चिंता नहीं। उनका वोट हासिल होना चाहिए, ये उनका उद्देश्य है। सोनिया गांधी के बयान पर गृह मंत्री अमित शाह ने भी निशाना साधा है। न्यूज 18 के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में अमित शाह ने कहा कि सोनिया गांधी ने देश के संविधान को चुनौती दी है और उनका बयान देश की अखंडता और एकता के लिए खतरा है। सोनिया गांधी जी ने एक कार्यक्रम किया और एक बड़ी रैली करी और उसमें कर्नाटक की सॉवरेनिटी का जिक्र किया, जिसके बाद प्रधानमंत्री जी की भी प्रतिक्रिया आई है। क्या कहना चाहते हैं इस विषय पर आप? देखिए, मैं नहीं समझ सकता एक चुना हुआ संसद सदस्य भारत की सार्वभौमिकता को किस प्रकार से चैलेंज कर सकता है। ये बिल्कुल जो उन्होंने भाषण दिया है वो संविधान की भावनाओं के खिलाफ है, भारत की एकता और अखंडता के लिए खतरा है। इसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है।
क्योंकि सॉवरेनिटी का जिक्र करके वो अपने तरीके से शायद कन्नडिगा का प्राइड की बात सोच रही हूं, लेकिन क्या आपको लगता है कि ये विषय आने वाले चुनाव में एक बड़ा मुद्दा बनेगा जब लोग वोट डालने जाएगा? चुनाव के मुद्दों से ऊपर देखता हूं। इस प्रकार के प्रयास की सार्वजनिक निंदा होनी चाहिए, हर दल ने इसकी निंदा करनी चाहिए और संसद ने भी इसकी निंदा करनी चाहिए। इधर सोनिया गांधी के बयान को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी पर पलटवार भी किया है। कांग्रेस ने बीजेपी पर झूठ बोलने का आरोप लगाया है। It is a lie. Congress President Mr. Sonia Gandhi ji in Hubli, where we are standing now, she has never spoken anything about like that. It's a YouTube and Facebook and Twitter. The video is available. Prime Minister is lying, and as a member of Parliament, I will move a privilege motion against Prime Minister on this lie. कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने भी पीएम मोदी पर निशाना साधा है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी पर रास्ते से भटकने का आरोप लगाया है। आते आते अपना फोन देख रही थी, फिर से न्यूज देखी और लो भाई फिर से पटरी से उतर गए और पता नहीं क्या इंटरनेशनल कंस्पिरेसीज की बातें करने लग गए और कोई दूसरे देश विदेश की बातें करने लग गए। अभी भी बात समझ में नहीं आ रही है कि जनता को अपनी चीजों पर, अपने मुद्दों पर बात और चर्चा चाहिए। तो कर्नाटक के चुनावी दंगल में कौन किस पर भारी है और किसका दांव चलेगा, आज आवाज अड्डा में इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा। शाम 7:57 पर जरूर जुड़िएगा हमारे साथ। किसका दांव चलेगा आज कर्नाटक का चुनावी दंगल। इधर राजस्थान में भी सियासी हलचल मची हुई है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बयान देकर खलबली मचा दी है। उन्होंने सचिन पायलट गुट के विधायकों पर बीजेपी से करोड़ों रुपए लेने की बात सार्वजनिक तौर पर कर दी और इस बीच पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को भी इसमें घसीट लिया। उन्होंने कहा कि 2020 में बीजेपी ने उनकी सरकार गिराने की कोशिश की थी, लेकिन वसुंधरा राजे की मदद से वो अपनी सरकार बचाने में कामयाब रहे। वही बात कैलाश मेघवाल ने और वसुंधरा सिंधिया ने कहा कि हमारे यहाँ कभी परंपरा नहीं रही है इस प्रकार चुनी सरकारों को गिराने की पैसे के बल पर। ये कहा उन्होंने, क्या गलत किया उन्होंने, क्या गलत कहा उन्होंने। और शोभा रानी ने उनकी बात सुनी, वसुंधरा जी की और कैलाश मेघवाल की। इनके अंतरात्मा ने कहा कि मुझे भी ऐसे लोगों को साथ नहीं देना चाहिए। क्या गलत किया शोभा रानी ने, इसलिए हमारी सरकार बची है। इसलिए मैं जिंदगी में ये घटना कभी भूल नहीं सकता। इधर गहलोत के बयान पर बीजेपी ने भी पलटवार किया है। बीजेपी ने वसुंधरा राजे को लेकर लगे आरोपों को सिरे से नकार दिया है। साथ ही पायलट गुट के विधायकों पर पैसे लेने के बयान को लेकर गहलोत पर ही उल्टा हमला किया। जब बोल रहे हैं कि मैं पैसे दूंगा, वो तो झूठ नहीं हो सकता ना। बाकी तो हम बोल सकते हैं मन गढ़ंत है, भाई इंक्वायरी कर लो। लेकिन जब वो खुद ही बोल रहे हैं कि मैं पैसे दूंगा या मैं पैसे दिलवाऊंगा और कोई 10-10 रुपए की बात नहीं हो रही, 10-10, 20-20 करोड़ की बात हो रही है। और ये पैसा भी ऐसा नहीं है जो जनता के ऊपर खर्च हुआ है। बोल रहे हैं जो आपने व्यक्तिगत खर्च कर दिया है उसकी भरपाई मैं कर दूंगा। तो कहां से आ रहे हैं ये पैसे? ये देश का पैसा है, राजस्थान का पैसा है, गरीबों का पैसा है। यही तो लूट मचा रही थी कांग्रेस अभी तक, और आप वही कर रहे हो क्योंकि आप अभी भी सत्ता में हो राजस्थान के अंदर। चलिए बात करेंगे बिहार की, जहां सुप्रीम कोर्ट ने आज आनंद मोहन की रिहाई पर बिहार की सरकार को नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार से रिहाई को लेकर सवाल पूछे हैं और अब सरकार को इसका जवाब 2 हफ्ते के अंदर सुप्रीम कोर्ट को देना होगा। दरअसल आनंद मोहन की रिहाई पर जी कृष्णैया की पत्नी उमा कृष्णैया ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और सुनवाई के दौरान बिहार सरकार के साथ इस मामले में संबंधित सभी लोगों को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया। डीएम जी कृष्णैया की हत्या के जुर्म में बाहुबली आनंद मोहन को आजीवन कारावास की सजा हुई थी, लेकिन बिहार सरकार के जेल नियमावली में बदलाव करने के कारण उसे रिहाई मिल गई थी। हालांकि जी कृष्णैया के परिवार का कहना है कि उन लोगों को भरोसा है कि सुप्रीम कोर्ट से न्याय जरूर मिलेगा।
जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे पहलवानों को अब खाप पंचायतों और किसान संगठनों का समर्थन भी मिल गया है। यही नहीं, हरियाणा में बीजेपी के कई नेताओं ने भी पहलवानों का समर्थन कर दिया है। हिसार की एक खाप पंचायत की सभा में पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता बीरेंद्र ने आरोपों को गंभीर बताया है। वहीं हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने भी कहा है कि वो खिलाड़ियों के समर्थन में है। वहीं हरियाणा में कांग्रेस समेत विपक्षी दलों के नेताओं ने भी पहलवानों के समर्थन में बात कही है। हरियाणा के ग्रामीण इलाकों में ये एक भावनात्मक मुद्दा भी बनता जा रहा है। जिंद, अंबाला, हिसार और कैथल समेत कई जगहों पर लोगों ने कैंडल मार्च निकाले हैं। पहलवानों के समर्थन में जंतर मंतर पहुंचे अलग अलग किसान संगठनों के लोग भी अब वहां पर पहुंच रहे हैं। भारतीय किसान संघ के लोगों की पुलिस के साथ यहां हल्की झड़प भी हुई है और प्रदर्शन कर रहे पहलवान भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण सिंह शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। चलिए, इन सारी खबरों के बाद अब रुक करेंगे बाजार का। हफ्ते की आज एक शानदार शुरुआत बाजार में देखने को मिली है, जहां सेंसेक्स 710 अंक चढ़कर 61,764 पर जा पहुंचा तो निफ्टी 195 अंक चढ़कर 18,264 पर बंद हुआ। आज ऑटो, मेटल, एफएमसीजी शेयरों में अच्छी खरीदारी रही। बैंकिंग और रियल्टी शेयरों में भी आज जोरदार बढ़त देखी गई। तो चलिए, बाजार में हम थोड़ी सी और बातचीत करते हैं। यतिन हमारे साथ है बाजार में। यतिन, आज अच्छी तेजी, शानदार तेजी, हाइलाइट्स क्या रहे? तो आज अगर हम मंडे की बात करें तो मोमेंटम मंडे था। निफ्टी में पूरे 200 पॉइंट का गेन आज आपने देखा। और अगर हम ओवरऑल बेसिस पे सेक्टर्स की बात करें तो बहुत ज़बरदस्त तरीके से आज फाइनेंशियल सर्विस यानी प्राइवेट सेक्टर की बैंक्स में ज़बरदस्त तेजी थी। ऑटोज शेयर्स में काफ़ी बाइंग आपको देखने को मिली। इनफैक्ट जो फ्राइडे को एचडीएफसी ट्विंस ने नुकसान किया मार्केट का, उसकी भरपाई भी आज एचडीएफसी ट्विंस ने की। बजाज फाइनेंस, रिलायंस इंडस्ट्रीज और आईसीआईसीआई बैंक जैसे हेवी वेट्स में आपको खरीदारी दिखी। और मिड कैप्स में भी बाइंग थी, जिसके कारण बाजार का एडवांस डिक्लाइन रेशियो लगभग 3:2 था। यानी 3 बढ़ने वाले शेयरों के सामने केवल 2 ही गिरने वाले शेयर्स। जी, तो एक्शन आज कहां रहा सबसे ज्यादा यतिन? तो अगर हम निफ्टी की बात करें तो निफ्टी के टॉप गेनर्स में आपको ऑब्वियसली एचडीएफसी बैंक दिखेगा, रिलायंस इंडस्ट्रीज दिखेगा। और ये 2 दिग्गज के बलबूते पे आज बाजार में इतनी जबरदस्त रैली आई। इनफैक्ट अगर हम इंडसइंड बैंक की भी बात करें, टाटा मोटर्स की बात करें, तो यहां भी आपने लगभग 5% का गेन देखा। और ऑब्वियसली बजाज ट्विंस तो आज रैली में शामिल थे ही। लूजिंग साइड पे आईटीसी, एलएनटी जैसे स्टॉक्स में थोड़ा बहुत दबाव था। एलएनटी के आज रिजल्ट्स आएंगे और रिजल्ट्स के पहले थोड़ी बहुत दबाव की यहां आपको चाल दिखी। कोल इंडिया खराब नतीजों के बाद और अदानी एंटरप्राइजेस में भी आपको थोड़ा बहुत 2% जितना डाउनटिक दिखा। अगर हम गेनर्स की बात करें तो मैरिको जबरदस्त रिजल्ट्स के बाद स्टॉक में 8% की तेजी बनी। डिलीवरी, पेटीएम जैसी न्यू एज कंपनीज में 5% की तेजी। और लॉरस लैब्स में भी आज आपने वायदे बाजार में अच्छा खासा कारोबार होते हुए देखा। मिड कैप लूजर्स की बात करें तो यहाँ सरकारी बैंक थी, क्योंकि नतीजे उम्मीद से थोड़े कम आए और इसीलिए शायद आपको दिखेगा बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, यूको बैंक, यूनियन बैंक, इन सभी सरकारी कंपनी पर थोड़ा बहुत दबाव था। 3 से 5% के बीच में वो नीचे थे। और मदरसन सुमी वायरिंग में भी थोड़ा बहुत दबाव का माहौल रहा। जी, बहुत शुक्रिया यतिन। और ये था आज के बाजार का हाल, जहां एक शानदार शुरुआत सोमवार को मिलती हुई। आगे बढ़े, डीजीसीए ने तत्काल प्रभाव से गो फर्स्ट की बुकिंग पर रोक लगा दी है। साथ ही एविएशन रेगुलेटर ने एयरलाइन को शो कॉज नोटिस देते हुए 15 दिन के अंदर विस्तार से जवाब मांगा है। खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए हमारे संवाददाता रोहन सिंह हमारे साथ हैं। तो रोहन, फिलहाल बुकिंग बंद अब गो फर्स्ट की तरफ से, और क्या क्या सवाल पूछे गए हैं एयरलाइन से? जी हाँ, ये दूसरा शो कॉज नोटिस है डीजीसीए की तरफ से गो फर्स्ट को। पहला जब वो इंसॉल्वेंसी के लिए गए तब भेजा गया था और उनसे उस समय ये कहा गया था कि आप जो है जिन लोगों की आपने टिकट बुक किया है आप उसको तुरंत रिफंड करें। हालांकि उसमें बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, लोगों को फुल रिफंड नहीं मिल रहा है, कुछ को क्रेडिट नोट दिए जा रहे हैं। तो अब डीजीसीए ने एक दूसरा शो कॉज नोटिस दिया है और इसमें उन्होंने कहा है कि आप ये बताइए कि आपका एयर ऑपरेटर सर्टिफिकेट जो है वो क्यों ना इसे हम वापस ले लें, क्योंकि आप इंसॉल्वेंसी के लिए गए हैं, आपकी फ्लाइट्स नहीं चल रही हैं, तो आप हमें कारण बताइए कि हम क्यों ना उसे वापस ले लें। ये भी कहा कि अब आप कोई नई बुकिंग नहीं करेंगे। 15 तारीख तक तो गो फर्स्ट ने खुद ही कहा था कि वो नई बुकिंग नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी कई जगहों पे बुकिंग हो रही थी। तो उन्होंने कहा कि अब किसी तरह की ना डायरेक्ट ना इनडायरेक्ट कहीं से भी आप बुकिंग नहीं कर सकते हैं। इस बात के सख्त आदेश दे दिए गए हैं डीजीसीए की तरफ से गो फर्स्ट को। और साथ ही जो रिफंड का मुद्दा है उसको लेकर जब हमने बात की डीजीसीए, तो उनका ये कहना है कि संज्ञान में है उनके कि जो कई लोगों को फुल रिफंड नहीं मिल रहे हैं, आधे रिफंड मिल रहे हैं या क्रेडिट नोट दिए जा रहे हैं, तो उसको लेकर अगर गो फर्स्ट डीजीसीए
कि जो फर्स्ट शो कॉज नोटिस में जो बातें कही गई थी उसका पालन नहीं करती है तो उस पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। इस बात की पूरी संभावना है। फिलहाल 15 दिन के अंदर जवाब देना है गो फर्स्ट को। उसके बाद अगर ये सेटिस्फाइड नहीं होते हैं डीजीसीए तो गो फर्स्ट का जो एयर ऑपरेटर सर्टिफिकेट है वो वापस लिया जा सकता है, और वो वापस लेने का मतलब होगा कि उनके लिए आगे का रास्ता बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा। यानी कि जैसे जेट एयरवेज में हमने देखा था कि उनका जब एओसी वापस ले लिया गया था तो उन्हें फिर से अप्लाई करना पड़ा था। यही हालत गो फर्स्ट के साथ हो सकती है अगर वो सेटिस्फाइड आंसर नहीं देते हैं डीजीसीए को तो। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया फिलहाल इस खबर के लिए रोहन। तो यहाँ गो एयर की मुश्किलें, गो फर्स्ट की मुश्किलें और बढ़ती हुई फिलहाल बुकिंग जो है वो तत्काल प्रभाव से बंद कर दी गई है। सरकारी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म ओएनडीसी का कमाल दिखना शुरू हो गया। ओएनडीसी यानी ओपन नेटवर्क पर मौजूदा पेटीएम और मैजिक पिन जैसी कंपनियां खाने और किराने के सामान पर 80% तक बचत के मौके दे रही है। जोमैटो और स्विगी जैसे ऐप्स को ओएनडीसी प्लेटफॉर्म अब कड़ी टक्कर दे रहा है। देखिए रिपोर्ट। अब आप स्विगी और जोमैटो की तरह ओएनडीसी पर सस्ता खाना ऑर्डर कर सकते हैं। ओएनडीसी एक सरकारी फंडेड प्लेटफॉर्म है जहां ना तो आपको थर्ड पार्टी कमीशन देना पड़ता है और ना ही एक्स्ट्रा डिलीवरी चार्जेस। ओएनडीसी पर मौजूद मैजिक पिन कोड पेटीएम पर आप 30 से 80% तक सस्ता खाना ऑर्डर कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर विंडीज बर्गर का एक कॉम्बो जो स्विगी पर 98 रुपए का मिल रहा है, वही कॉम्बो ओएनडीसी पर 50 रुपए का है। इसमें से कई तरह के खर्चे चले गए हैं। अब जैसे कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट एक बहुत बड़ी चीज होती है और जो भी अपना खुद का प्लेटफॉर्म बनाता है उनको बहुत खर्चा करना पड़ता है इसके ऊपर। पर अगर हम जिनके पास ग्राहक हैं उनको विक्रेताओं के साथ जोड़ दें तो इसमें कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट से निकल गया। तो ये खर्चे ही हमने सिस्टम से निकाल दिए। तो जब खर्चे हमने सिस्टम से निकाल दिए तो जाहिर ही है कि इस पे डिजिटल कॉमर्स ज्यादा अफोर्डेबल हो जाएगा, ज्यादा लोगों के लिए मुमकिन हो पाएगा। दरअसल फूड डिलीवरी ऐप स्विगी, जोमैटो और ओएनडीसी में सबसे बड़ा फर्क ये है कि स्विगी और जोमैटो हर ऑर्डर पर रेस्तरां से 25 से 30% कमीशन लेते हैं, जबकि ओएनडीसी से 2 से 4% कमीशन लेता है। इसके अलावा ओएनडीसी पर फ्री डिलीवरी का ऑप्शन भी है, जबकि स्विगी और जोमैटो में आपको कम से कम 30 से 40 रुपए डिलीवरी के तौर पर देने पड़ते हैं। फिलहाल ओएनडीसी पर प्रमोशनल कोड ONDC 50 भी एक्टिव है, जिसमें 50% का इंस्टेंट डिस्काउंट आप पा सकते हैं। तेजी से पॉपुलर होते इस प्लेटफॉर्म से आने वाले वक्त में स्विगी और जोमैटो को कड़ी टक्कर मिलना लाजमी है। दीपाली नंदा, दिल्ली। तो देखा आपने, और आप में से कई लोग कहेंगे कि भाई ये ओएनडीसी क्या है, हमें तो पता ही नहीं था कि ऐसी कोई चीज़ भी है। तो आज कंज्यूमर अड्डा में ज़रूर जुड़िए हमारे साथ शाम 5:57 पर ओएनडीसी से जुड़ी हर चीज़, जहां आपको ऑनलाइन शॉपिंग का एक अलग ही अनुभव मिलेगा, एकदम नया कुछ, और वो भी सस्ते और कम दामों पे। तो आज का कंज्यूमर अड्डा ओएनडीसी ई कॉमर्स गेम चेंजर हमारे साथ शाम 7:57 पर। डू यू नो में आज हम बातचीत करने वाले हैं डीएलएफ की, दिल्ली लैंड एंड फाइनेंस। ये इस कंपनी का फुल फॉर्म है और ये सबसे पुरानी रियल एस्टेट कंपनियों में शुमार है। 1946 में इस कंपनी की शुरुआत हुई थी और चौधरी रघुवेंद्र सिंह साहब ने इसकी शुरुआत की थी। कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि दिल्ली में जो बहुत ही प्रोमिनेंट एरियाज हैं, जैसे कि ग्रेटर कैलाश, हौस खास, साउथ टेक्स, शिवाजी पार्क, ये कुछ ऐसे एरियाज हैं जिनको डीएलएफ ने ही डेवलप किया था। और कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स में, कंपनी का आईपीओ आया था 2007 में और उस समय का सबसे बड़ा आईपीओ के तौर पे शुमार था। जो कंपनी के मालिक हैं कुशल पाल सिंह साहब, वो एक ज़माने में इस कंपनी को 27 लाख रुपए में बेचने को बिल्कुल तैयार ही हुए थे, लेकिन फिर उन्होंने वो फैसला वापस ले लिया और आज ये कंपनी करीब करीब 1 लाख करोड़ रुपए की वर्थ रखती है। जनरल इलेक्ट्रिक पहली सबसे बड़ी ग्लोबल कंपनी थी जो कि इस कंपनी के लीज ऑफिस स्पेस डीएलएफ सिटी में आने वाली थी, और उसके बाद धीरे धीरे कई नाम जैसे ब्रिटिश एयरवेज, अमेरिकन एक्सप्रेस, नेस्ले, IBM, ये कुछ ऐसे नाम थे जो कि बाद में आते हुए दिखाई पड़े। तो ये कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट डीएलएफ से रिलेटेड, आगे भी कुछ और फैक्ट लेकर आते हैं। डू यू नो में आज हम बातचीत करने वाले हैं दुनिया की सबसे बड़ी फुटवेयर कंपनी जो कि मार्केट कैप के लिहाज से है, वो है नाइकी के बारे में।
दरअसल 62% वर्ल्ड एथलीट मार्केट का जो मार्केट शेयर है वो नाइकी कैप्चर करता है और हम सब जानते हैं किस तरह से इस ब्रांड की डोमिनेंस दुनिया भर में देखने को मिलती है। इस कंपनी की जो शुरुआत हुई थी वो करीब 1964 में हुई थी और इसकी शुरुआत ओरिगन्स के एक ट्रैक एथलीट फिलिप नाइट और उनके कोच बिल बोवरमैन साहब ने की थी। और शुरुआती कारोबार में नाइकी जूते बनाने कामकाज में तो नहीं थे, लेकिन हाँ ओनित्सुका टाइगर जिसके जूते आपने अक्सर मॉल में देखे होंगे उनके डिस्ट्रीब्यूशन के कारोबार के अंदर ज़रूर दिखाई पड़ती थी। नाइकी ने जब शुरुआत की थी तब ये नाइकी के नाम से नहीं, दरअसल इसका नाम नाइकी है, नाइक नहीं है। नाइकी की जो शुरुआत हुई थी वो नाइकी के नाम से नहीं हुई थी, जबकि ब्लू रिबन स्पोर्ट के नाम से इसकी शुरुआत हुई थी। 1971 में ही इसका नाम बदला गया था नाइकी के तौर पे। 1971 में ही कंपनी को वो टिक का जो लोगो है वो मिला था। और एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि नाइकी का जो लोगो है वो कैरोलिन डेविडसन ने डिज़ाइन किया था, जो कि एक इंस्पायर है जो ग्रीक गॉडेस हैं उनके विंग्स से इसे इंस्पायर किया गया है। शुरुआत में इस लोगो को डिज़ाइन करने के लिए $35 दिए गए थे, लेकिन जैसे जैसे इसकी वैल्यू रियलाइज़ होनी शुरू हुई, जो एग्जिस्टिंग प्रमोटर्स थे उन्होंने इस डेविडसन को एक एग्जीक्यूटिव डिनर पे बुलाया और डिनर पे बुलाने के बाद उन्हें एक डायमंड सेट रिंग दी जिसके ऊपर वो टिक बना हुआ था और साथ ही साथ उनको कंपनी के स्टॉक भी दिए, यानी कि ईसॉप्स भी दिए गए जो कि वो होल्ड करती हैं और बहुत अच्छी वैल्यू भी वहाँ पे रियलाइज़ होते हुए दिखाई पड़ी। इसके अलावा जो पहला एथलीट जिसने नाइकी के जूतों को प्रमोट किया था वो थे इलाई नेस्टेस, जो कि रोमेनियन टेनिस प्लेयर थे। और एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि माइकल जॉर्डन, जो कि जिनकी वजह से नाइकी की एक बहुत बड़ी सीरीज़ बनी, शू सीरीज़ बनी, वो एक समय पर इस कंपनी के साथ कामकाज करने के लिए तैयार नहीं थे। बाद में माइकल जॉर्डन साहब के पेरेंट्स उन्होंने समझाया, तब वो नाइकी के हेडक्वार्टर फ्लाई करके गए और वहाँ जाकर उन्होंने टाई अप किया। और साथ ही साथ जो एयर जॉर्डन 1 जो कि माइकल जॉर्डन साहब के साथ टाई अप के बाद जूता लॉन्च किया गया था, उस एयर जॉर्डन 1 के पहले डिज़ाइन को माइकल जॉर्डन साहब ने पसंद भी नहीं किया था। उनको कलर कॉम्पोजिशन नहीं पसंद था, लेकिन बाद में वो आगे चल के एक बढ़िया हिट के तौर पर बनता हुआ दिखाई पड़ा। इसके अलावा हर सेकेंड वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आवाज समाचार और अब कुछ और खबरें। अहमदाबाद साबरमती रिवर फ्रंट पर आप जल्द ही क्रूज में बैठकर भोजन का लुत्फ उठा पाएंगे। मेक इन इंडिया थीम पर बने इस क्रूज पर क्या होगा खास, जायजा लिया हमारे संवाददाता केतन जोशी ने। साबरमती रिवर फ्रंट पर और एक नजारा है वो जुड़ने जा रहा है, वो है मेरे पीछे ये जो फ्लोटिंग रेस्टोरेंट कम क्रूज है वो रहेगा। आइए हम इनके प्रमोटर से बात करते हैं कि क्या रहेगी इसकी खूबी। सुहाग भाई ये बताइए ये कब शुरू होगा और इसकी क्या क्या खूबियां रहने वाली है? इस महीने के अंत तक ये इसका काम पूर्ण हो जाएगा। उसके बाद ये सब अप्रूवल के साथ इसको ऑपरेशन में शुरू किया जाएगा, नेशनल, इंटरनेशनल टूरिस्ट और लोकल पब्लिक सब लोगों के साथ। अभी इसमें ऐसा है कि ये पूरा काम जो है उसके लिए हम लोगों ने मेक इन इंडिया को ही प्रमोट किया है, बिकॉज ये माननीय प्रधानमंत्री श्री का उद्देश्य है कि हमें मेक इन इंडिया के अंतर्गत ही सब प्रोडक्ट बनानी चाहिए। तो ये प्रोडक्ट एक रोल मॉडल होगा आने वाली सब लोगों के लिए कि भाई ये जो क्रूज़ बना है ये पूरा का पूरा क्रूज़ हमने मेक इन इंडिया के अंतर्गत ही बनाया हुआ है। इसके अंदर 2 लंच 2 डिनर रहेंगे, जिसमें दोपहर को 2 लंच रहेंगे, रात को 2 डिनर रहेंगे। उसके साथ साथ यहाँ पे कॉर्पोरेट मीटिंग्स भी हो सकेगी, जिसको यहाँ पे कॉन्फ्रेंस करनी है प्रोजेक्टर के थ्रू या कोई भी इवेंट्स करनी है खुद के लिए या फैमिली के लिए या सोशल, वो भी कर पाएंगे। नीचे वाला पूरा डेक आप देख रहे हैं वो पूरा डेक उसमें एसी डेक रहेगा और ऊपर वाला डेक जो रहेगा वो ऊपर ओपन रहेगा। उसमें कल्चर प्रोग्राम्स, लाइव म्यूजिक, उसका भी हम लोग प्लान कर पाएंगे। कितनी की कैपेसिटी रहने वाली है और जब एक सैलानी इस पर सवार होगा तो उसको क्या क्या देखने को मिलेगा? इसके अंदर 125-150 लोगों की कैपेसिटी रहेगी और ये पूरा बुकिंग हम ऑनलाइन सिस्टम से शुरू होगा। और जैसे ये क्रूज सेलिंग होगा तो ये बोलते हैं ना कि इंडिया का ये और वर्ल्ड का सबसे बड़ा रोल मॉडल है साबरमती रिवर फ्रंट डेवलपमेंट। वो जो डेवलपमेंट है वो आपको पूरा दिखेगा। जैसे अटल ब्रिज है, अटल ब्रिज का भी जो नज़ारा है, जब क्रूज अटल ब्रिज के नीचे से जब निकलेगी तो भी आपको उसका पूरा दिखेगा। बिल्कुल। तो मेक इन इंडिया थीम पर बनी ये जो क्रूज है वो न केवल अहमदाबाद या गुजरात का टूरिज्म है वो बढ़ाएगा, लेकिन पूरे देश में जो रिवर क्रूज है उसको भी बढ़ावा देगी। केतन जोशी, अहमदाबाद। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन CNBC आवाज पर आपके लिए खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।